आज हम डिजाइनिंग इन फिग्मा अ मास्टर क्लास इन मॉडर्न इंटरफेस डिजाइन इस किताब के चौथे अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं, जिसका नाम है क्रिएटिंग लेआउट्स। हाँ, और ये टॉपिक सिर्फ रेक्टेंगल्स या टेक्स्ट बनाने से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, असली चुनौती तो उन सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को एक तर्कसंगत, व्यवस्थित और आसानी से एडिट की जा सकने वाली डिजाइन में पिरोने की है। सही बात है। इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि फिग्मा के टूल्स का इस्तेमाल करके हम बिखरे हुए डिजाइन एलिमेंट से एक पूरी स्क्रीन का लेआउट कैसे तैयार कर सकते हैं। और किताब में शुरुआत ब्रेड फ्रॉस्ट की एटॉमिक डिजाइन मेथोडोलॉजी से की गई है, जो इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत अच्छी है, डिजाइन को केमिस्ट्री की तरह देखना। जैसे हमारे सबसे छोटे कण एटम यानी परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते हैं और फिर उनसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। डिजाइन में भी हमारी लेयर्स एटम है और ये लेयर्स मिलकर ग्रुप्स या फ्रेम्स जैसे मॉलिक्यूल बनाती हैं। फिर ये मॉलिक्यूल एक साथ आकर वेबसाइट हेडर जैसे ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। और अंत में इन सब से हमारी पूरी स्क्रीन का लेआउट यानी हमारा टेम्पलेट बनता है। आज हम फिग्मा के उन्हीं टूल्स को समझेंगे जो इस प्रक्रिया के हर स्तर पर हमारी मदद करते हैं, स्मार्ट सिलेक्शन से लेकर ऑटो लेआउट के जादू तक। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बुनियादी स्तर से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बड़े कंटेनर्स की बात करें, मेरे कैनवस पर हमेशा चीजें बिखरी रहती हैं। उन्हें करीने से कैसे रखा जाए? किताब में स्मार्ट सिलेक्शन का जिक्र है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले भी कुछ टूल्स हैं, है ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिलेक्शन की दो शर्तें हैं। ऑब्जेक्ट्स एक ही एक्सिस पर हो और उनके बीच की दूरी बराबर हो। और अगर ना हो तो फिग्मा हमें डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग और टाइडी अप टूल्स देता है। मैं हमेशा इन दोनों को लेकर थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ। मुझे लगता है कि वे एक ही काम करते हैं, लेकिन किताब कहती है कि टाइडी अप ज्यादा स्मार्ट है। ऐसा क्यों? यह एक आम कंफ्यूजन है। सोचिए आपके पास एक लाइन में 5 आइकॉन है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग सिर्फ एक दिशा में काम करता है। वो पहले और आखिरी आइकॉन को अपनी जगह पर लॉक कर देगा और बीच के 3 आइकॉन को उनके बीच बराबर फैला देगा। अच्छा, तो वो सिरों को नहीं हिलाता? नहीं, लेकिन टाइडी अप की खासियत ये है कि यह एक ग्रिड जैसी सिलेक्शन पर भी काम करता है और अगर जरूरत पड़ी तो यह पहले और आखिरी ऑब्जेक्ट को भी खिसका सकता है ताकि सब कुछ एक साफ सुथरी ग्रिड में आ जाए। यह ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अच्छा, तो टाइडी अप पूरी ग्रिड को ही समझ कर एडजस्ट करता है और एक बार जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है तब स्मार्ट सिलेक्शन का जादू शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। जब आप उन व्यवस्थित ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो उनके बीच में गुलाबी रंग के हैंडल्स या रिंग्स दिखाई देते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं। ये बहुत काम के हैं। आप किसी भी हैंडल पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स का क्रम तुरंत बदल सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं। और किताब में उन गुलाबी लाइनों का भी जिक्र है जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दिखती हैं। वो भी बहुत पावरफुल हैं। आप उन गुलाबी लाइनों को खींचकर सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को एक साथ बदल सकते हैं, पंक्तियों और स्तंभों दोनों के बीच। तो मतलब बिखरे हुए ऑब्जेक्ट से शुरू करके बस 2 क्लिक्स में एक परफेक्ट ग्रिड बन सकती है। हाँ, टाइडी अप और फिर स्पेसिंग एडजस्टमेंट ये वर्कफ्लो को बहुत तेज कर देता है। ठीक है, तो अब हमारे ऑब्जेक्ट्स करीने से रखे हैं, अब उन्हें एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। किताब में 2 तरीके बताए गए हैं, ग्रुप्स और फ्रेम्स। शुरू में तो मुझे लगता था कि ये दोनों एक ही है, बस नाम अलग है, पर इनमें एक बुनियादी फर्क है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों 2 अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। ग्रुप्स वो पारंपरिक हैं, जैसे आपके कंप्यूटर का एक फोल्डर। ओके, बस एक फोल्डर जैसा। हाँ, उनका एकमात्र काम है संबंधित लेयर्स को एक साथ रखना ताकि उन्हें एक साथ मूव या स्केल किया जा सके। ग्रुप की अपनी कोई प्रॉपर्टी जैसे रंग या बॉर्डर नहीं होती। तो इसका आकार हमेशा अंदर की चीजों के बराबर रहेगा? हमेशा। वो हमेशा अपने अंदर मौजूद बच्चों के कुल आकार के बराबर होता है। तो इनका इस्तेमाल कब करना चाहिए? जैसे किसी आइकॉन या इलस्ट्रेशन के लिए? एकदम सही। आइकॉन या इलस्ट्रेशन जैसी चीजों के लिए ग्रुप्स बेहतरीन हैं, जहां सब कुछ एक साथ स्केल होता है बिना अपनी सापेक्ष स्थिति बदले। लेकिन यूआई कंपोनेंट के लिए नहीं? नहीं, जब आप यूआई कंपोनेंट बना रहे हो जैसे एक बटन या कार्ड, तो फ्रेम्स ज्यादा बेहतर विकल्प हैं। और फ्रेम्स क्यों बेहतर है? किताब कहती है कि ये खास तौर पर इंटरफेस डिजाइन के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। फ्रेम्स सिर्फ फोल्डर नहीं है, वे खुद में एक अडेप्टिव कंटेनर हैं। उनका अपना आकार और अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कॉर्नर रेडियस, फिल कलर, स्ट्रोक। हाँ, और शैडो भी। टॉप लेवल फ्रेम तो दूसरे डिजाइन टूल्स के आर्ट बोर्ड की तरह काम करते हैं। और फ्रेम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स के लिए नियम तय कर सकते हैं, जिन्हें कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। हाँ, कंस्ट्रेंट्स।
और फ्रेम्स के साथ वो क्लिप कंटेंट फीचर भी है। ये छोटा सा चेक बॉक्स बहुत काम का लगता है। हाँ, क्योंकि फ्रेम का अपना एक निश्चित आकार होता है, तो हो सकता है कि उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स आंशिक रूप से बाहर निकल रहे हों। क्लिप कंटेंट को चालू करने पर फ्रेम की सीमाओं के बाहर का हर हिस्सा छिप जाता है। एक तरह से बिल्ट इन मास्किंग। बिल्कुल, प्रोफाइल पिक्चर या इमेज कैरोसेल बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। फ्रेम्स की असली पावर तो कंस्ट्रेंट्स में है। और सच कहूँ तो शुरू में ये मुझे बहुत कंफ्यूज करते थे। हाँ। जब भी मैं फ्रेम का साइज बदलती थी तो सब कुछ एक कोने में इकट्ठा हो जाता था। ये लगभग हर डिजाइनर का पहला अनुभव होता है। डिफॉल्ट रूप से हर ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रेंट्स लेफ्ट और टॉप पर सेट होते हैं। अच्छा, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऊपर और बाईं ओर से अपनी दूरी बनाए रखेगा, चाहे फ्रेम कितना भी बड़ा या छोटा हो जाए। इसीलिए सब कुछ कोने में सिमट जाता है। तो हमारे पास और क्या-क्या विकल्प होता है? अगर हम हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई एक्सिस की बात करें तो लेफ्ट के अलावा राइट है जो दाईं ओर से दूरी बनाए रखता है। सेंटर है जो ऑब्जेक्ट को फ्रेम के बीच में रखता है, और स्केल है। स्केल मतलब वो ग्रुप्स की तरह काम करेगा? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे ग्रुप्स काम करते हैं। फ्रेम के आकार के अनुपात में ऑब्जेक्ट का आकार बदलता है। और लेफ्ट एंड राइट का मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रेच होगा? बिल्कुल, लेफ्ट एंड राइट सेट करने पर ऑब्जेक्ट बाईं और दाईं दोनों तरफ से अपनी दूरी बनाए रखता है, जिससे फ्रेम का आकार बदलने पर वो खिंचता या सिकुड़ता है। और यही सारे विकल्प वर्टिकल एक्सिस के लिए भी है? टॉप, बॉटम, सेंटर, स्केल और टॉप एंड बॉटम। किताब में एक ईमेल ऐप का उदाहरण दिया गया है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। सिर्फ सही कंस्ट्रेंट्स सेट करके डिजाइन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में आसानी से बदल दिया गया। मेनू आइकॉन और टाइटल को लेफ्ट एंड सेंटर, सर्च आइकॉन को राइट एंड सेंटर और वो फ्लोटिंग एक्शन बटन को राइट एंड बॉटम पर सेट किया गया। और जैसी फ्रेम की चौड़ाई बदली, सब कुछ अपनी सही जगह पर चला गया। यही कंस्ट्रेंट्स की ताकत है। ये आपको अलग-अलग स्क्रीन साइज के लिए अडैप्टिव लेआउट बनाने की शुरुआत करने देता है। लेकिन उस ईमेल ऐप वाले उदाहरण में एक समस्या थी। अच्छा। जब उसे लैंडस्केप किया गया तो नीचे के टूलबार में जो आइकॉन थे वे समान रूप से फैले नहीं, वो बीच में ही अटके हुए थे। किताब के मुताबिक इसका समाधान लेआउट ग्रिड है। हाँ, और यहीं से हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने से आगे बढ़कर एक मजबूत संरचना बनाने की तरफ बढ़ते हैं। फिग्मा में 3 तरह की लेआउट ग्रिड है: ग्रिड, कॉलम्स और रोज। जो यूनिफॉर्म ग्रिड है जैसे 8 पिक्सल वाली, वो तो छोटे मोटे अलाइनमेंट के लिए ठीक है। बहुत उपयोगी है, लेकिन असली पावर तो कॉलम्स और रोज में है। खास तौर पे जब वो स्ट्रेची हो। एकदम, आप कॉलम्स या रो को फिक्स चौड़ाई का बना सकते हैं, या फिर स्ट्रेची ग्रिड रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बेहतरीन है क्योंकि वे फ्रेम के आकार के साथ बदलती हैं। आप मार्जिन और गटर भी सेट कर सकते हैं। और किताब में एक बहुत ही खास फीचर का जिक्र है जो लेआउट ग्रिड्स और कंस्ट्रेंट्स को जोड़ता है। इसे लेसर नोन यानी कम ज्ञात फीचर बताया गया है। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रेंट्स फ्रेम से नहीं बल्कि ग्रिड कॉलम से जुड़ जाते हैं। ये तो गेम चेंजर है, मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, और ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप किसी फ्रेम पर एक स्ट्रेची ग्रिड लगाते हैं तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स के कंस्ट्रेंट्स फ्रेम के किनारों के बजाय अपने सबसे नजदीकी ग्रिड कॉलम या रो के हिसाब से काम करते हैं। तो इसका असल फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह है कि जब आप फ्रेम का आकार बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी यानी गटर और मार्जिन फिक्स रहते हैं। ये ज्यादा वास्तविक लगता है क्योंकि असल वेबसाइट्स और एप्स भी ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, जैसे ईमेल ऐप वाले टूल बार में? हाँ, उस टूल बार पर 4 कॉलम की स्ट्रेची ग्रिड लगाकर और आइकॉन्स को सेंटर पर सेट करने से वे लैंडस्केप मोड में खूबसूरती से फैल गए क्योंकि हर आइकॉन अपने कॉलम के बीच में था। कंस्ट्रेंट्स और लेआउट ग्रिड्स हमें स्क्रीन के आकार के हिसाब से डिजाइन को अडेप्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कंटेंट खुद बदल जाए? किताब कहती है कि असली जादू तो अब शुरू होता है ऑटो लेआउट के साथ। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऑटो लेआउट ने मतलब डिजाइन करने का तरीका ही बदल दिया है। कैसे? ये फ्रेम को उसके अंदर की सामग्री यानी कंटेंट के प्रति रिस्पॉन्सिव बनाता है। जैसे अगर एक बटन के अंदर का टेक्स्ट लंबा हो जाता है तो बटन अपने आप बड़ा हो जाएगा, या अगर लिस्ट में एक और आइटम जोड़ दे तो लिस्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और ये डेवलपर्स के लिए भी बहुत अच्छा है ना? ऐसा मैंने सुना है। बहुत अच्छा। ये वेब डेवलपमेंट के फ्लेक्स बॉक्स कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिससे डिजाइन को कोड में बदलना अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। और ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है तो और क्या है? ये आपको एक डेवलपर की तरह सोचने पर मजबूर करता है। आप कंटेंट पहले के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिससे आपका डिजाइन ज्यादा मजबूत और वास्तविक बनता है।
मुझे याद है एक प्रोजेक्ट में हमें एक बटन का टेक्स्ट सबमिट से सबमिट योर एप्लीकेशन करना पड़ा। ओह, ऑटो लेआउट के बिना हमें वैसे 50 बटनों को हाथ से ठीक करना पड़ता। उस दिन हमें इसकी असली कीमत समझ आई। तो इसकी मुख्य प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? इसमें कुछ मुख्य सेटिंग्स हैं। पहली है डायरेक्शन। आप तय करते हैं कि आइटम्स हॉरिजॉन्टल रखे जाएंगे या वर्टिकल। ठीक है। फिर है पैडिंग, जो फ्रेम के अंदर चारों ओर की खाली जगह होती है, और स्पेसिंग बिटवीन, जो आइटम्स के बीच की दूरी होती है। और जब ऑटो लेआउट लागू होता है तो आप अंदर की चीजों को हिला नहीं सकते। नहीं, आप अंदर के ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन मैन्युअल रूप से सेट नहीं कर सकते, ये अपने आप तय होती है। किताब में टेक्स्ट लेयर्स और अनियमित स्पेसिंग को लेकर कुछ खास टिप्स दिए गए हैं। ये बहुत काम के लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑटो लेआउट में टेक्स्ट लेयर का रिसाइजिंग मोड सही चुनना जरूरी है। उदाहरण के लिए एक बटन के लिए टेक्स्ट को हग कंटेंट्स पर सेट करना चाहिए, ताकि लेबल बदलने पर बटन का आकार बदल सके। अच्छा, अगर उसे फिल कंटेनर पर सेट कर दिया तो टेक्स्ट अगली लाइन में चला जाएगा और बटन की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, जो हम नहीं चाहते। और अगर हमें आइटम्स के बीच अलग अलग स्पेसिंग चाहिए तो क्या होगा? मान लीजिए एक टाइटल और पैराग्राफ के बीच कम जगह चाहिए और एक इमेज के आसपास ज्यादा। इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसे कई प्रोफेशनल डिजाइनर्स इस्तेमाल करते हैं। बताइए। आप मेन ऑटो लेआउट की स्पेसिंग को 0 पर सेट कर दें। फिर स्पेसिंग के लिए अलग से स्पेसर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ खाली फ्रेम होते हैं जिनकी एक निश्चित ऊंचाई या चौड़ाई होती है, जैसे 8px, 16px, 24px। अच्छा, तो आप स्पेसिंग को ही एक कंपोनेंट बना देते हैं। हाँ, आप इन्हें आइटम्स के बीच में रख सकते हैं और अपनी मर्जी की स्पेसिंग बना सकते हैं। ये आपको पूरा कंट्रोल देता है। ये सारे टूल्स तो इंडिविजुअल स्क्रीन्स और कंपोनेंट्स के लिए कमाल के हैं, पर जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जहां दर्जनों स्क्रीन्स हो, तो फाइलों को कैसे व्यवस्थित किया जाए? सोर्स में पेजेस का जिक्र है। हाँ, और ये सहयोग मतलब कोलैबोरेशन के लिए बहुत जरूरी है। पेजेस आपको एक ही फाइल के अंदर अपने काम को अलग अलग हिस्सों में बांटने का तरीका देते हैं। इससे चीजें साफ सुथरी रहती हैं। बिल्कुल। बड़ी कंपनियां जैसे ड्रॉपबॉक्स और स्पॉटिफाई इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती हैं। कोई डिजाइन सिस्टम के लिए एक अलग पेज बनाता है, कोई हर फीचर के लिए, और कोई काम की स्थिति के हिसाब से, जैसे इन प्रोग्रेस, फॉर रिव्यू। हाँ, अप्रूव्ड। किताब में पेज के नाम के आगे इमोजी इस्तेमाल करने का एक मजेदार तरीका बताया गया है। ये तो बहुत क्लेवर आइडिया है ना? कुछ डिजाइनर इमोजी का इस्तेमाल करके पेज की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे रॉकेट का मतलब है कि ये डिजाइन लॉन्च के लिए तैयार है, या सर्च का मतलब है कि इस पर अभी खोज या एक्सपेरिमेंट जारी है। हाँ, ये टीम के बाकी लोगों के लिए तुरंत समझ में आने वाला विजुअल संकेत होता है। और कस्टम थंबनेल के बारे में क्या? फाइल ब्राउजर में सब कुछ एक जैसा दिखता है, जिससे सही फाइल ढूंढना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। आप अपनी फाइल के लिए कस्टम थंबनेल सेट कर सकते हैं। ये फाइल ब्राउजर में आपकी फाइल को पहचानने में बहुत मदद करता है। उसे कैसे सेट करते हैं? इसके लिए 1920x 960 पिक्सल का एक फ्रेम बनाकर उस पर राइट क्लिक करके सेट एज थंबनेल चुनना होता है। आप इस थंबनेल पर प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन नंबर या स्टेटस भी लिख सकते हैं, जिससे पूरी टीम को और भी स्पष्टता मिलती है। ये छोटी सी चीज है, लेकिन जब आप दर्जनों फाइलों के साथ काम कर रही हो तो ये बहुत समय बचाती है और भ्रम को दूर करती है। बिल्कुल। एक अच्छा डिजाइन सिर्फ पिक्सल को सही जगह रखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करने के बारे में भी है कि आपकी टीम उसे आसानी से समझ और इस्तेमाल कर सके। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज हमने फिग्मा में लेआउट बनाने के सफर को समझा। हमने अलग अलग लेयर्स को टाइडी अप से व्यवस्थित करने जैसी छोटी शुरुआत की। फिर ग्रुप्स और फ्रेम्स के बीच सही कंटेनर चुनना सीखा। और फिर कंस्ट्रेंट्स, लेआउट ग्रिड्स और ऑटो लेआउट जैसे शक्तिशाली टूल्स का उपयोग करके रिस्पॉन्सिव और डायनामिक डिजाइन बनाना सीखा। मतलब आप सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक स्क्रीन बनाने से कहीं ज्यादा है। ये एक सिस्टम बनाने की प्रक्रिया है जो कंटेंट और स्क्रीन साइज दोनों के बदलावों को संभाल सकती है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी टूल सिर्फ एक स्क्रीन बनाने के लिए नहीं है। ये उस मजबूत नींव का निर्माण करते हैं जिस पर रीयूजेबल कंपोनेंट्स और एक पूरा डिजाइन सिस्टम खड़ा होता है, जो कि डिजाइनिंग का अगला स्तर है। बिल्कुल, और शायद किताब के अगले अध्यायों का विषय भी। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार, किताब बताती है कि बड़ी टीमें अपने फिग्मा फाइलों को कैसे व्यवस्थित करती हैं। ये सिर्फ डिजाइन का सवाल नहीं है, बल्कि टीम के साथ सहयोग का भी सवाल है। तो विचार ये है कि इंटरफेस डिजाइन करने के अलावा आपकी डिजाइन फाइल की संरचना
खुद डेवलपर्स और मैनेजर्स के साथ आपके संवाद को कैसे बेहतर बना सकती है? क्या आपकी फाइल इतनी साफ सुथरी है कि कोई भी उसे खोलकर समझ सके कि क्या हो रहा है?